कहानी का आगाज होता है हमारी मेन लीड यून सीरी से। यून सीरी पैराग्लाइडिंग के लिए रवाना हो जाती है। शुरू में वो खुले आसमान में उड़ते हुए बहुत खुश होती है, जोर जोर से चीखती है, हंसती है, अपनी आजादी को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है। तेज आंधी और तूफान की वजह से इसका पैराग्लाइडिंग बेकाबू हो जाता है। जब यून सीरी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक दरख्त में फंसा हुआ पाती है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो नॉर्थ कोरिया पहुंच चुकी है। इसी दौरान कैप्टन री एक अहम मिशन के सिलसिले में वहाँ होता है। वो सीरी को देखता है और उसको चुपके से वहाँ से हटा देता है। वो सोचता है कि इसको मैं अपने साथ रख लेता हूँ और इसे किसी महफूज तरीके से कोरिया वापस भेज दूंगा। बाद में कैप्टन री सीरी को अपने घर के करीब ले आते हैं। वहाँ का माहौल, लोगों का रहन सहन, गाँव की औरतें, बातें सब देखकर सीरी हैरान रह जाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जिंदगी साउथ कोरिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। दूसरी तरफ मुसलसल सफर, तूफान और दरख्तों में फंसने की वजह से इसके कपड़े मिट्टी से भर चुके हैं, बाल बिखर चुके हैं और इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो खुद भी अपनी शक्ल देखकर हैरान रह जाती है। सीरी जब कैप्टन री के घर के करीब पहुंचती है तो वो इधर उधर देख ही रही होती है कि अचानक लाइट आ जाती है और पूरा इलाका रोशन हो जाता है। कैप्टन री फौरन समझ जाता है कि अगर किसी ने सीरी को देख लिया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो एक भी लम्हा जाया किए बगैर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, अपने बाजू में छुपा लेता है ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। चंद लम्हों के बाद वक्त जैसे थम जाता है। अगरचा दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन यही उनके लिए एक अच्छा सा ताल्लुक बनने वाला होता है। कैप्टन री सीरी को अपने घर ले जाता है और सीरी उस पर थोड़ा सा यकीन करती है, लेकिन अभी मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकती। कैप्टन री जोंग यूक निहायत संजीदगी से जवाब देता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा न किया, इस मुल्क में तुम्हारी मदद करने वाला और कोई नहीं होगा। सीरी को भी और कोई ऑप्शन नजर नहीं आती और वो उस पर थोड़ा सा भरोसा करने लगती है। रात को कैप्टन री अपने हाथों से उसके लिए नूडल्स तैयार करता है। सीरी एक बहुत अमीर घराने से तल्लक रखती है। वो हमेशा 5 स्टार होटलों में बेहतरीन खाना खाती थी, अपनी डाइट का भी बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन इस दिन वो इतनी भूखी हुई होती है कि बगैर किसी नखरे के सारा खाना मजे से खा लेती है। खाना खत्म करने के बाद वो खुद हैरान होती है कि उसने इतने सारे नूडल्स, इतना सारा खाना कैसे खा लिया। कैप्टन री खामोशी से उसे खाते हुए देखता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। इसी दौरान कैप्टन री की टीम का एक सिपाही यो चीसो वहाँ आ जाता है। वो ये समझ रहा होता है कि साउथ कोरिया से आने वाली लड़की शायद मर चुकी है, इसलिए वो इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। ये सब बातें सीरी सुन लेती है और अचानक उसके सामने खड़ी हो जाती है। प्यो चीसो इसे जिंदा देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। सीरी गुस्से से पूछती है कि आखिर वो इसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। कैप्टन री की टीम के बाकी सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सबकी नजर सीरी पर जम जाती है क्योंकि वो पहली बार किसी साउथ कोरियन लड़की को इतने करीब से देख रहे होते हैं। शुरू में सब कुछ झिझकते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल हल्का और मजाहिया हो जाता है। सब लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं। सीरी इन्हें बताती है कि इसे क्या पसंद है और क्या नहीं। जब वो कहती है कि उसे चिकन बहुत पसंद है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम रोज चिकन ही खाती हो। सीरी भी उनकी बातों का जवाब देती है और यो पहली बार सब लोग मुंह खोलकर हंसते हैं। अगले दिन सीरी जिद करती है, मुझे चिकन खाना है। कैप्टन री इसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। मोहल्ले की औरतें पहले ही कैप्टन री के घर साल भर का राशन, अचार, सब्जियां, मछलियां और दूसरी चीजें महफूज करके रखती। उन्हीं में से वो चिकन और दूसरी चीजें निकालता है और सब मिलकर खाना तैयार करते हैं। फिर सब एक ही दस्तरखान पर बैठकर हंसते बोलते खाना खाते हैं। ये मंजर बहुत ही खूबसूरत, खानदानी और दिल को सुकून देने वाला होता है, जहाँ अजनबी लोग भी एक दूसरे के अपने लगते हैं। सीरी कैप्टन री से अपनी रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों का जिक्र करती है। वो मजाक में कहती है कि इसे खुशबूदार सेंटेड कैंडल की भी याद आ रही है। कैप्टन री खामोशी से उसकी बात सुनता है, कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके लिए हर जरूरियात जिंदगी का सामान ले आता है। अगरचे उसे बिल्कुल वैसे सेंटेड कैंडल नहीं मिलती, लेकिन वो उसकी जगह दूसरी मोमबत्ती ले आता है। सीरी सेंटेड कैंडल के लिए रोने लगती है कि मैं उसके बाहर कैसे शावर लूंगी। कैप्टन री जब देखता है तो उसको दिल में बहुत दुख होता है, लेकिन वो नहीं जानता कि सेंटेड कैंडल कैसी होती है, उससे क्या करती। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में सीरी के बहन भाई की गुमशुदगी पर अफसोस करने के बजाय बहुत खुश हो रहे होते। उन्हें लगता है कि सीरी ये वापस ना आई तो पूरी कंपनी उनके हाथ लग जाएगी, इसलिए वो इसके तलाश में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। कैप्टन री एक काम के सिलसिले में प्योंगयांग चले जाता है और सीरी को अपने सिपाहियों के हवाले करके जाता है ताकि वो उसकी हिफाजत करें। लेकिन अचानक एक सनसनीखेज मंजर सामने आता है। अचानक फौजी अहलकार कैप्टन री के घर की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं। उन्हें शक होता है कि कहीं वो किसी शख्स को अपने घर तो नहीं छुपा रहे। दूसरी तरफ यून सीरी घर के अंदर खौफ से कांप रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके साथ क्या होगा। एन इसी वक्त कैप्टन री वहाँ पहुंच जाता है। एक लम्हे के लिए भी वो घबराए बगैर सबके सामने ऐलान कर देता है कि सीरी उसकी मंगेतर।
یہ بات سن کر وہاں تمام لوگ حیران رہ جاتے ہیں، خاص کر محلے کی عورتیں جنہیں یقین ہی نہیں آتا کہ کیپٹن ری جیسا سنجیدہ اور خاموش انسان کسی سے بھی منگنی کر سکتا ہے۔ لوگ فوراً سوال کرنے لگتے ہیں، یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی؟ کیپٹن ری کہتا ہے کہ وہ ڈویژن 11 سے تعلق رکھتا ہے اور انہیں اس مشن کے بارے میں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں۔ اس کے پراعتماد انداز کو دیکھ کر سب خاموش ہو جاتے ہیں اور یوں ایک بار پھر سیری خطرے سے بچا لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد محلے کی عورتیں مختلف قسم کے کھانے اور تحفے لے کر کیپٹن ری کے گھر آتی ہیں۔ حقیقت میں وہ اس کی منگیتر کو دیکھنے آتی ہیں، لیکن کیپٹن ری انہیں دروازے سے ہی بھیجنے والا ہوتا ہے کہ اتنے میں سیری آ جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سب چیزیں قبول کر لیتی ہے۔ عورتیں بڑے پیار سے اسے بات کرتی ہیں۔ اچانک گاؤں میں شور ہوتا ہے اور ایک غریب بچہ شدید بھوک کی حالت سے کچھ کھانے کی چیزیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ اسے چور سمجھ کر ڈانٹنے لگتے ہیں، لیکن یون سیری کو اس پر بہت ترس آ جاتا ہے۔ وہ فوراً کیپٹن ری کے گھر پہنچتی ہے، وہاں سے کافی کھانا، سامان، ضروری چیزیں اور سردی سے بچنے کے لیے اہم چیزیں نکال کر بچے کو دے دیتی ہے۔ وہ اس سے محبت سے کہتی ہے کہ سب اسے اپنے گھر لے جاؤ اور آرام سے کھا لینا۔ کیپٹن ری کی ٹیم کے ممبر حیران ہو کر کہتے ہیں کہ آپ تو کیپٹن ری کے سامان کا سارا راشن ہی بانٹ رہی ہو۔ کیپٹن ری انہیں کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے کام پہ لگ جاؤ۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے سیری کی رحم دلی بہت متاثر کر رہی ہے۔ بعد میں وہی بچہ اپنے گھر پہنچے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھانا بانٹتا ہے۔ دونوں بہن بھائی کئی دنوں بعد پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور بے حد خوش ہوتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر واضح ہوتا ہے کہ یون سیری صرف ایک امیر بزنس وومن ہی نہیں بلکہ ایک نہایت مہربان، نرم دل اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والی انسان بھی ہے۔ رات کو کیپٹن ری اور اس کی پوری ٹیم ایک ساتھ بیٹھتی ہے اور یون سیری بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مذاق میں چھوٹی سی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ وہ ہر ٹیم کو اس کی عادت کے مطابق دلچسپ سا فرضی نام دیتی ہے، اس پر سب زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر وہ ایک سپاہی سے ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ کیپٹن ری جنگ یوگ کے گھر کا ٹی وی انعام میں لے لو۔ یہ سب سننے کے بعد سب کہکے لگاتے ہیں، جبکہ کیپٹن ری اسے پہلی بار دیکھتا ہے اور اس کی شرارتوں پر مسکرا دیتا ہے۔ ایک سپاہی مزاحیہ انداز میں کہتا ہے کہ وہ ٹی وی نہیں لے گا، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ایک ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ کوریا جا کر اپنے پسندیدہ اداکار سے ضرور ملے گا۔ اس کی یہ معصوم خواہش سن کر سب کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں۔ کیپٹن ری محفوظ طریقے سے سیری کو واپس بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیری کہتی ہے کہ جب دونوں ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا ایک ہو جائیں گے تو وہ سب کو ڈھیر سارے تحفے بھیجے گی۔ اس کی یہ بات سن کر سب کہکا لگاتے ہیں۔ ادھر محلے کی عورتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، انہیں ایک اعلیٰ فوجی افسر کی بیوی کی سالگرہ میں جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ یون سیری کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ شروع میں سب کو لگتا ہے کہ وہ وہاں اجنبی محسوس کرے گی، لیکن وہاں پہنچ کر سیری اپنی ذہانت حاضر جوابی سے سب کو خوش کر لیتی ہے۔ وہ بیوٹی پروڈکٹس، فیشن، روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کے بارے میں اس انداز میں بات کرتی ہے جیسے کوئی ماہر ہو۔ وہاں موجود تمام عورتیں اس سے بہت متاثر ہوتی ہیں۔ ایک دن وہ سب اسے اپنے ساتھ بازار لے کے جاتی ہیں۔ جب بازار لے کے جاتی ہیں تو وہ انہیں اتنی اچھے سے گائیڈ کرتی ہے کہ وہ سب خوش ہو جاتی ہیں اور اپنی اپنی پسند کی ساری چیزیں خرید لیتی ہیں۔ سیری کو کافی بہت پسند ہوتی ہے، لیکن کافی ٹائم سے اسے کافی نہیں مل رہی ہوتی۔ ایک دن وہ کیپٹن ری سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے کافی چاہیے، یہاں سے اچھی کافی کہاں سے ملتی ہے۔ جب سیری کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے باہر تازہ کافی کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ وہ حیران ہو کر باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کیپٹن ری اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی تیار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سیری مسکرا دیتی ہے اور رونے لگتی ہے کہ کیسے کوئی اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر رہا ہے۔ دوسری طرف کیپٹن ری کسی کام کے سلسلے میں بازار سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی نظر سینٹڈ کینڈل پر پڑتی ہے۔ اسے فوراً یاد آ جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے یون سیری نے ایسی ہی موم بتی مانگی تھی اور نہ ملنے پر وہ اداس بھی ہو گئی تھی۔ وہ بغیر کچھ سوچے ایک سینٹڈ کینڈل خرید لیتا ہے۔ جب وہ خاموشی سے واپس آتا ہے اور موم بتی سیری کو دیتا ہے، وہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے کیونکہ اسے یقین نہیں آتا کہ کسی نے اس کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دی۔ حسب عادت اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے دونوں، مگر یہ بات دونوں جانتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نیا سا محبت کا بیج اگنے لگا ہے۔ اسی لمحے سیری کو بھی پہلی بار محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ شاید کیپٹن ری سے محبت کرنے لگی ہے۔ کبھی کبھی محبت کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہوں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ پہلے کس کے بعد سیری اور کیپٹن ری دونوں سمجھ چکے تھے کہ اب ان کے درمیان صرف دوستی نہیں رہی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ دونوں مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خطرناک بنی جا رہی تھی۔ ایپیسوڈ 8 کی شروعات ہوتی ہے کیپٹن ری سے، جو ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور اس کو کافی زیادہ چوٹ آئی ہوتی ہے۔ کیپٹن ری کو اپنے چوٹ کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ وہ سیری کو اس کی اصل شناخت کا پتہ چلائے بغیر اس کو واپس بھیجنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کسی کو سیری کی اصل شناخت کا پتہ چل گیا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے وہ اسے جلد از جلد بھیجنے کی منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سیری کے دل میں عجیب سی کشمکش چل رہی ہوتی ہے۔ وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہے، لیکن کیپٹن ری کو چھوڑ کر جانے کا تصور اسے بے حد تکلیف دیتا ہے۔ دونوں ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکراتے ہیں، لیکن دونوں کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ خوشیاں زیادہ دیر باقی
बाकी नहीं रहेंगी। इसी दौरान चोल गैंग अपनी तहकीकात मजीद बढ़ा देता है। उसे यकीन होने लगता है कि सीरी एक आम औरत नहीं बल्कि कोई ऐसा राज छुपा रही है पूरे निजाम को हिलाकर। वो हर कीमत पर कैप्टन री और सीरी को अलग करना चाहता है। एक निहायत खूबसूरत मंजिल में कैप्टन री और सीरी बर्फ से ढकी हुई सड़क पर एक साथ चलते हैं। न दोनों के पास अल्फाज होते हैं, न ही वादे की जरूरत, सिर्फ एक दूसरे का साथ ही उनके लिए काफी होता है। आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जब कैप्टन री सीरी को सरहद के करीब ले जाता है ताकि वो वापस जनूबी कोरिया जा सके। दोनों जानते हैं कि शायद उनकी आखिरी मुलाकात हो। कैप्टन री की आंखों में आंसू होते हैं जबकि सीरी अपने जज्बात छुपाने की पूरी कोशिश करती है। वो एक दूसरे को अलविदा कहते, लेकिन दिल दोनों का टूट चुका है। जैसे ही सीरी सरहद पार करने की कोशिश करती है, अचानक हालात बदल जाते हैं और एक नई मुश्किल इन दोनों की जिंदगी में दाखिल हो जाती है। अब सवाल ये है कि क्या सीरी वाकई जनूबी कोरिया पहुंच पाएगी या किस्मत एक बार फिर री जोंग-ह्योक के पास वापस ले आए? ये जानने के लिए क्रैश लैंडिंग ऑन जू के एपिसोड 9 जरूर देख। कहते हैं अगर किस्मत दो लोगों को मिलाना चाहे तो हजारों मील का फासला भी उन्हें जुदा नहीं रख सकता। सीरी को आखिरकार लगता है कि वो सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में वापस जा रही है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी जिंदगी का सब बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है सीरी से, जो जनूबी कोरिया में हो। कई दिनों बाद वो अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसके खानदान और कंपनी में हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि सबने उसे मरा हुआ समझ लिया था। लेकिन घर वापसी इतनी आसान नहीं होती। उसके भाई फौरन कंपनी पर कब्जा करने के मंसूबे बनाने लगते हैं, जबकि मीडिया हर तरफ सीरी की वापसी की खबरें चला रहा होता है। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया में कैप्टन री एक लम्हे के लिए भी सुकून से नहीं बैठ पाता। कैप्टन डी को हर वक्त ये फिक्र खाई जा रही होती है कि चोल गएंगे कहीं सीरी तक न पहुंच पाए। इसलिए वो एक ऐसा फैसला करता है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो अपनी जान खतरे में डालकर खुफिया तौर पर साउथ कोरिया पहुंच जाता है। इधर सीरी अपनी पुरानी शहाना जिंदगी में वापस आ जाती है, लेकिन उसे हर चीज अधूरी लगती है। बड़ा घर, महंगी गाड़ियाँ, कंपनी और बेशुमार दौलत, ये सब होने के बावजूद उसके दिल में सिर्फ एक ही शख्स की कमी होती है, री जोंग-ह्योक। इसी दौरान एक रात सीरी को अचानक एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो खौफजदा हो जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे सामने वाले शख्स को उसे अपने सामने देखकर सीरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो यकीन ही नहीं कर पाती कि जिस शख्स को हमेशा के लिए खो चुकी थी वो इसके सामने खड़ा है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। ना कोई लफ्ज, ना कोई शिकायत, सिर्फ खामोशी जो उनके दिल की हर बात बयान कर देती है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। चियोल गैंग साउथ कोरिया पहुंच चुका है। अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है और कैप्टन री और सीरी को खत्म करना चाहता है। दूसरी तरफ कैप्टन री के चारों फौजी साथी भी खुफिया तौर पर साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। पहली बार जब वो जदीद दुनिया, बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स, नई टेक्नोलॉजी देखकर हैरान रह जाते हैं, जिससे कई मज़ाहिया और दिल को खुश करने वाले मनाजिर पैदा होते हैं। लेकिन इस हंसी के पीछे एक बड़ा खतरा छुपा होता है। अगर उनकी असल शिनाख्त सामने आ गई तो न सिर्फ उनका मिशन खत्म हो जाएगा बल्कि सीरी की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या कैप्टन री साउथ कोरिया में सीरी को महफूज रख पाएगा या चियोल गैंग इस बार भी अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब हो जाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए क्रैश लैंडिंग ऑन जू की एपिसोड 10। कहानी का आगाज एक बहुत ही जज्बाती मोड़ से होता है जब नॉर्थ कोरिया का एक जासूस तमाम सबूत खुफिया तौर पर साउथ कोरिया के आला अहकाम तक पहुंचा देता है। ये खबर सामने आते ही पूरे नॉर्थ कोरिया में हलचल मच जाती है, क्योंकि बगैर इजाजत दुश्मन के मुल्क जाना एक बहुत ही बड़ा जुर्म समझा जाता है। अब कैप्टन री और कैप्टन री के साथियों के सर पर बहुत बड़ा खतरा मुंडलाने लगता है। दूसरी तरफ गाँव की वो खवातीन जिनके साथ सीरी ने खूबसूरत वक्त गुजारा था, एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करती है। कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी और जुल्म करने की कोशिश करते हैं, मगर तमाम खवातीन एक होकर एक दूसरे की हिफाजत करती हैं और बहादुरी से उन गुंडों का मुकाबला करती हैं। ये मंजर उनकी मजबूत दोस्ती और एक दूसरे के लिए बेरोज मोहब्बत को खूब जाहिर करता है। इधर कैप्टन डी के मासूम और मजाहिया साथी हस्बे आदत हल्का फुल्का माहौल बना देते हैं। जब वो सीरी के घर होते हैं तो सीरी उन्हें अपना कार्ड देती है, उन्हें कहती है कि तुम लोग जो दिल करे खरीद लो, और वो लोग बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ जाकर एक कॉफी मशीन देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। एक सिपाही मासूमियत से पूछता है, क्या इसमें गरम गरम दूध निकलेगा? दूसरा मजाक करते हुए कहता है, इस मशीन के अंदर शायद कोई आदमी बैठा है जो ऑर्डर मिलते ही दूध गर्म करके बाहर भेज देता है। उनकी ये मासूम बातें न सिर्फ सीरी को हंसा देती हैं बल्कि नाजरीन के चेहरों पर भी मुस्कुराहट ले आती हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती, क्योंकि कैप्टन डी और उसकी पूरी टीम को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खबर सुनकर सीरी खुद को कसूरवार समझने लगती है और बार बार रोती है कि ये सब लोग सिर्फ उसकी वजह से मुसीबत में फंस गए। गिरफ्तार होने के बाद कैप्टन डी और उनके साथियों को हुकाम के सामने पेश किया जाता है, जहाँ उनसे सख्त पूछताछ होती है। तहकीकात
तहकीकात के दौरान कैप्टन डी के साथी गैर मामूली वफादारी का मुजाहिरा करते हैं। सबके बयानात एक जैसे होते हैं और कोई भी कैप्टन डी पर इल्जाम नहीं लगाता। हर शख्स अपने कमांडर की इज्जत करता है और उसकी हिफाजत के लिए खामोशी से हर मुश्किल बर्दाश्त करता है। दूसरी तरफ कैप्टन डी के वालिद जो फौज में एक बासर अहदे पर फाइज होते हैं, अपने बेटे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर कैप्टन डी खुद एक जिम्मेदार शख्स होता है और वो तमाम अपनी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है और साफ कह देता है कि पूरा मंसूबा सिर्फ इसका था ताकि इसके साथियों को कोई भी सजा न मिले। इधर सिरी भी हकाम के सामने कैप्टन डी के हक में गवाही देती है। वो बताती है कि कैप्टन डी एक निहायत ईमानदार, बहादुर और नेक दिल इंसान है जिसने हमेशा इसकी हिफाजत की और कभी किसी गलत इरादे से काम नहीं किया। वो सिर्फ इसकी हिफाजत के लिए ही यहाँ आया था। उसकी ये बात साबित करती है कि अब दोनों के दरमियान रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि उससे आगे बढ़ चुका है। तहकीकात के दौरान सबसे एक ही सवाल पूछा जाता है, मगर हर इस बात पे होती है कि कैप्टन डी के तमाम साथी एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। कोई भी कैप्टन डी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोलता। आखिर कैप्टन डी सारी जिम्मेदारी जब खुद अपने सर पे लेता है और कहता है कि सब कुछ उसका फैसला है। उसकी वफादारी और कुर्बानी देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान उसके साथी भी माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए मजाक करते हैं और कहते हैं शायद सबसे एक जैसे सवाल इसलिए पूछे गए ताकि कोई अकेला महसूस न करे। आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जब साउथ कोरिया में मौजूद नॉर्थ कोरियन फौजी वापस अपने कोरिया भेजा जा रहा होता है कि नॉर्थ कोरिया के लोग भी अपने अपने मुल्क लौट रहे होते हैं। जैसे ही कैप्टन डी सरहद के करीब पहुंचता है, सिरी भागती हुई वहां पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं और कैप्टन डी उसे मना करता है कि वो उसके पास ना आए। कैप्टन डी के फौजियों के शिकंजे में होता है। वो भागकर उनसे खुद को छुड़ाता है, बॉर्डर क्रॉस करके सिरी को आता है और उसे मजबूती से गले लगा लेता है। ये मंजर इतना जज्बाती होता है कि हर देखने वाली आंख नम हो जाती है। फिर वो भारी दिल के साथ वापस अपनी फौज के साथ चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो सिरी से वादा करता है कि एक दिन वो दोबारा जरूर मिलेंगे। इधर नॉर्थ कोरिया में कुछ ताकतवर अफसर कैप्टन डी के वालिद के दुश्मन होते हैं और कैप्टन डी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर उसके वालिद बरवक्त अपनी हिकमत अमली से इसे महफूज करके अपने घर ले आते हैं। घर पहुंचते ही उसकी वालिदा अपने बेटे को गले लगा लेती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ गाँव की वो तमाम खवातीन जिनके साथ सिरी ने खूबसूरत वक्त गुजारा था उसे शिद्दत से याद करती। सिरी इन सबके लिए तोहफे भी भेजती है जिन्हें पाकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। कैप्टन डी के सिपाही वापस से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाते हैं और वो सब सिरी को बहुत ज्यादा याद करते हैं। कुछ अरसा बाद सिरी दोबारा स्विट्जरलैंड जाती है, इसी खूबसूरत जगह जहां उनकी मोहब्बत की यादें बसी हुई थी। शुरू में उसे कैप्टन डी नजर नहीं आता, वो बहुत उदास होती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर दोनों को पैराशूट के जरिए मिला देती। कैप्टन डी भी वहां आ जाता है और बरसों की जुदाई के बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। उनकी खुशी देखने के काबिल होती है। ड्रामे के इख्तिताम में बताया जाता है कि दोनों हर साल स्विट्जरलैंड में एक ही खूबसूरत जगह पर मिलते हैं जहां कैप्टन डी फूल तोड़कर सिरी को देता है। बर्फ पोश पहाड़, बहते हुए झरने और कुदरत के हसीन नजारों के दरमियान दोनों अपनी मोहब्बत के इन कीमती लम्हों को जीते हैं। यही खूबसूरत उम्मीद से भरपूर और जज्बाती अंजाम क्रैश लैंडिंग अंजू को कोरियन ड्रामों की तारीख के यादगार तरीन ड्रामों में शामिल कर देता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और शानदार ड्रामा एक्सप्लेनेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।